Hello engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side Khushbu and this is day 7 in Power BI series. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना डेटा मॉडलिंग एंड डेक्स क्वेरी स्टार्ट किया था और आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरह से कितना सिंपल होता है डेक्स क्वेरी, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं बट वो बिल्कुल सिंपल है जैसे कि आपका एसक्यूएल होता है, राइट। अगर आपको एसक्यूएल समझ में आता है तो आपको डेक्स क्वेरी समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। आज हम उसी का एक्सटेंड वर्जन कर रहे हैं, मतलब डेटा मॉडलिंग और डेक्स को आज हम एक्सटेंड करेंगे और प्रोबेबली आज डेक्स को हम खत्म कर देंगे, ठीक है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पावर बीआई। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे और पूरा लेक्चर समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने 2 कैटेगरीज देखी थी। टोटल कितनी कैटेगरीज होती थी? टोटल आपके 10 कैटेगरीज होती हैं आपके डेक्स फंक्शंस की। ठीक है, जिसमें से हमने 2 कैटेगरीज कवर की थी। पहली थी हमारी बेसिक डेक्स फंक्शंस। ठीक है, मैंने आपका पूरा सेटअप वगैरह करवाया था कि किस तरह से हम सारी चीजें सेटअप करेंगे। डेटा सेट मैंने आपको दिखाया था, डेटा मॉडलिंग करना आपको सिखाया था कि किस तरह से रिलेशनशिप्स वगैरह बिल्ड किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, किस तरह से मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है और उनके ऊपर आप न्यू मेजर्स या फिर अपनी डेक्स क्वेरीज लिखते हो। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था आइट्रेटर डेक्स फंक्शंस। ठीक है, ये 2 मैंने आपको डेक्स फंक्शन सिखाए थे और मैंने आपको एक चीज और बेसिक थ्योरी समझाई थी कि आपके पास एक न्यू मेजर्स होते हैं। 2 कैटेगरीज होती है आपके डेक्स की, न्यू मेजर्स और दूसरी होती है आपकी कैलकुलेटेड कॉलम। न्यू मेजर आपको हमेशा क्या देता है? आपको एग्रीगेटेड वैल्यू देता है, एक सिंगल वैल्यू देता है। जैसे कि आपके पूरे डेटा का सम क्या होगा, पूरे डेटा के कॉलम का आपका पूरे डेटा का आपका सम क्या होगा, पूरे डेटा का आपका एवरेज क्या होगा। इस तरह से जब हम एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं उसे कहते हैं हम न्यू मेजर, जो कि आपका कैलकुलेटर के आइकन की तरह दिखता है। इट्स नॉट अ कॉलम, इसको गलती मत कहना कि यार ये टेबल का कॉलम है। नहीं, ये कॉलम नहीं है, ये एक एग्रीगेटेड वैल्यू है जिसको हम न्यू मेजर कहते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम आपका कॉलम होता है जो आपका रो बाय रो वर्क करता है, आपको रो बाय रो कैलकुलेशन देता है, उसके हिसाब से आपको डेटा की वैल्यू देता है। ये सारा मैंने आपको पुराने लेक्चर के अंदर समझाया था, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को सही से देखा है। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डेक्स का रैप अप करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बचे हुए हमारे 8 फंक्शंस की कैटेगरीज को हम फोकस करेंगे। वो क्या क्या है एक बार उनको जान लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा पूरा प्रैक्टिकली करेंगे और चीजें अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है हमारी जो आज हम करने वाले हैं, दैट इज लॉजिकल फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस, फिल्टर फंक्शंस, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमारे को एजेंडा पता होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं, एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। रिलेशनशिप फंक्शंस, तो थोड़ा सा मे बी ये लेक्चर बड़ा हो सकता है बट वी नीड टू रैप अप दिस वन। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है अगर चीजें ढंग से समझोगे तो। टेबल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, इंफॉर्मेशन फंक्शंस। ठीक है, आज हम इन 8 कैटेगरीज पर वर्क करेंगे प्रॉपर प्रैक्टिकली और चीजें सारी समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और अपने पावर बीआई पे चलते हैं। जहां से हमने उसको छोड़ा था उस पर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डेटा सेट था आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, ये मेरे पास यहां पर 3, यहां पर चलते हैं, यहां पर हमारे पास 3 हमारी ये टेबल्स थी, कस्टमर, डेटा टेबल और ऑर्डर्स। ये मेरे पास 3 टेबल थी, जिसमें से मैंने मेजरली अभी तक ऑर्डर्स को ही यूज किया है, जिसके अंदर मैंने अपनी 2 कैटेगरीज को देखा था और उस पर अपने बेसिक फंक्शंस और आइट्रेटर फंक्शंस को समझा था। ठीक है, अगर उन 2 फंक्शंस को आपने नहीं पढ़ा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले
लेक्चर 6 जाकर देखो, फिर आप लेक्चर 7 पर आना। ठीक है, आज हम पूरा ही कंप्लीट करेंगे इन सब का रिलेशनशिप, और हो सका तो हम डेटा टेबल को फिर से बनाएंगे कि मैंने किस तरह से बनाया था, और मैं आपको चीजें सारी समझाऊंगी यूजिंग डेटा मॉडलिंग भी। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पर, और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी बाकी की चीजें। तो यहां पर आप देख सकते हो, उसको बंद करते हैं और यहां पर चलते हैं। ये हमारी एक शीट थी, ये हमारा एक डॉक था जिसमें मैंने आपके लिए सारी क्वेरीज लिखी थी, जिसके अंदर मैंने सारा कवर किया था आपके लिए। यहां पर पहले बेसिक मेजर फंक्शंस, फिर कवर किया था मैंने आपके लिए आइट्रेटर फंक्शंस। ठीक है, ये दो कैटेगरीज हम कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना तीसरी कैटेगरी, दैट इज लॉजिकल फंक्शंस, ये वाला। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। जब मेरे को कोई कंडीशंस लगानी होती है, जैसे कि मेरे को इफ एल्स कंडीशन लगानी होती है, मुझे कुछ कंडीशंस लगानी है कि यार मेरी जो कंडीशंस है वो दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए बाय यूजिंग एंड। मेरी जो कंडीशंस है वो या तो एक फुलफिल हो जाए या फिर दूसरी फुलफिल हो जाए, लेकिन एटलीस्ट एक होनी चाहिए, या फिर उसका रिवर्स प्रोसेस। तो जब इस टाइप के मेरे को लॉजिकल केसेस लगाने होते हैं, तब मैं इस टाइप के लॉजिकल फंक्शंस का यूज करती हूं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला लॉजिकल में जो पहला फंक्शन होता है, दैट इज इफ। इफ के लिए हम क्या करते हैं, इफ मतलब सिंपल सा, राइट, या तो ये या तो वो, या तो ये कंडीशन होगी या फिर वो कंडीशन होगी। अब मैंने इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है कि अगर क्वांटिटी, ऑर्डर की क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 2 होती है तो यार बल्क प्रिंट कर दो, वरना यार नॉर्मल प्रिंट कर दो। सिंपल। अगर मेरे को इसको किसी टेबल पर बनाना है, टेबल पर अगर उसे लगाना है और उसके बिहाफ पर मेरे को अपनी डेक्स क्वेरी लिखनी है, तो कैसे लिखा जाएगा? डेफिनेटली इट्स नॉट अ एग्रीगेटेड वन। एग्रीगेटेड कैसे पता चलता है? मेरे को उस पूरे कॉलम के रिजल्ट का मेरे को कुछ एग्रीगेशन करना है। अब मेरे को हर रो बाय रो चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगी इसमें? डेक्स का कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मेरा क्वेश्चन था, मेरे को ये लगाना है कि अगर मेरे किसी ऑर्डर की क्वांटिटी, कोई ऑर्डर प्लेस हुआ और उसकी क्वांटिटी 2 से ज्यादा थी, तो मतलब यार वो बल्क ऑर्डर था, और अगर उससे कम थी तो मतलब वो नॉर्मल ऑर्डर है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करती हूं, यहां से मैंने किया और मैंने लिखा, पहले समझ लेते हैं इसे। ऑर्डर टाइप मतलब कि ऑर्डर टाइप एक वेरिएबल लिया, इक्वल्स टू इफ। इफ में मैंने डाल दिया कि इफ मेरे को कंडीशन लगानी है, अगर ऑर्डर्स का, ऑर्डर्स टेबल का क्वांटिटी कॉलम 2 से ज्यादा है तो मेरा बल्क प्रिंट कर दो, वरना मेरा नॉर्मल प्रिंट कर दो। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब चलते हैं अपने स्क्रीन पर, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं अपने यहाँ पर पावर बीआई के अंदर, और चलते हैं। यहाँ पे मैंने मॉडल व्यू खोल लिया फिलहाल के लिए, और मेरे को क्या करना है, ऑर्डर्स के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर ही लगाना है, राइट। और यहां पर मैं क्या कर लेती हूं, यहां पर मैंने ऑर्डर्स को सेलेक्ट किया। जस्ट सेलेक्ट, जिस भी कॉलम पे आपको लगाना है, सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर टेबल। यहां पे मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, और यहां पर आप देख सकते हो हमने पहले न्यू मेजर बनाया। तो 2 टाइप होते हैं डेक्स क्वेरीज के, न्यू मेजर एंड न्यू कॉलम। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, न्यू कॉलम बनाने जा रही हूँ। मैंने न्यू कॉलम किया और उसके लिए मैंने अपनी डेक्स क्वेरी लिख दी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैंने लिखा ऑर्डर टाइप इक्वल्स टू इफ ऑर्डर की क्वांटिटी 2 तो बल्क वरना नॉर्मल। अब मैं इसको एंटर मार देती हूं। ठीक है, यू कैन सी कि यहां पर ऑर्डर टाइप करके बन चुका है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे मेरा ऑर्डर टाइप बन गया ना, ऑर्डर टाइप मेरा यहां पे बन गया। एंड यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा कोई कैलकुलेटेड फॉर्म में नहीं आया, राइट, एफएक्स आया। दिस इज समथिंग अ न्यू कॉलम इन द टेबल। इसको कहते हैं हम डेक्स के थ्रू बनाया हुआ न्यू कॉलम। ठीक है, अब इसी को सेम मेरे को विजुलाइज करना है, तो सिंपल सा ले लो। यहां पे हम दूसरी तीसरी कैटेगरी लिख लेते हैं, दैट इज मेरा लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस। और अब मैं यहां पे चलती हूं। यहां पर मैंने क्या किया, इसके लिए सिंपल सा, जनरली जब भी आपको अपने कैलकुलेटेड कॉलम्स को, अगर कॉलम्स जो भी आप बनाते हो उसको आपको विजुअलाइज करना है, तो जनरली हम फॉलो करते हैं कोई लाइन ट्रेंड या फिर टेबल विजुअल। और जब भी आप किसी न्यू मेजर को
आपको चेक करना होता है तो जनरली आप यूज करते हो अपना कार्ड वाला विजुअल, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू देता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी एंड ऑर्डर टाइप्स जो हमने बनाया है। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, सिंपल सा टेबल को सेलेक्ट किया, ठीक है। इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर रख दिया, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, इसके अंदर मैंने ऑर्डर आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने कर लिया, वेरियस क्वांटिटी, क्वांटिटी को मैंने कर लिया, और उसके बाद मैंने जो नया कॉलम बनाया है ऑर्डर टाइप, उसको मैंने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से आपका ये आ रहा है। अभी ये सारा एग्रीगेटेड है तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया एंड इसको सिंपल सा मैंने डोंट समराइज कर दिया, इसको भी मैंने डोंट समराइज कर दिया। क्वांटिटी तो मेरा हो गया, राइट, सारा ही हो गया मेरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर अगर क्वांटिटी 1 है तो नॉर्मल, ऑर्डर टाइप इसका नॉर्मल, और इसका अगर क्वांटिटी 2 है तो नॉर्मल, 2 से ज्यादा है तो बल्क। तो दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज विद द न्यू कॉलम, ठीक है। इस तरह से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। इसके ऑर्डर्स कितने प्लेस हुए, इतने हुए। ऑर्डर आईडी की वैसे जरूरत नहीं थी, काउंट ऑफ ऑर्डर्स की। इसको भी आप अगर डोंट समराइज करते हो, क्योंकि यहाँ पर ये एग्रीगेटेड आ रहा है। इसका क्या मतलब है, सबमिशन का मतलब, सबमिशन का मतलब होता है कि वो आपको एग्रीगेटेड सम दे रहा है। अगर आपको एग्रीगेटेड नहीं चाहिए तो उसको आप ओपन कर लो, राइट, इस तरह से, तो आपको पर रो बाय रो डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर आईडी को मैं फिर से सम कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। दिस इज समथिंग असम आया, काउंट कर लो या फिर जो भी आपको करना है काउंट कर लेते हैं, इट वुड बी ग्रेट, राइट। काउंट मैंने कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके साथ प्ले कर सकते हो बेसिकली। होप इट इज क्लियर, राइट। बाकी के इसी तरह से आगे के भी हैं, आगे के भी आप किस तरह से प्ले करना चाहते हो। यहाँ पर चलते हैं अपना नेक्स्ट। अगर मेरे को सेम ये मेजर के साथ करना है, मेरे को कैलकुलेटेड कॉलम नहीं, मेरे को मेजर के साथ करना है, तो डेफिनेटली मेरे को इसका एग्रीगेटेड करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है मेरा, अगर मेरा सम ऑफ ऑर्डर्स, अब मेरा क्या करना है, मेरे को जो मेरे ऑर्डर्स की सेल है उसका टोटल सम अगर ग्रेटर देन 2000 है तो प्रिंट कर दो हाई सेल हुई है, वरना प्रिंट कर दो लो सेल हुई है। क्या मतलब है, अगर मेरी जितनी भी सेल हुई है उसका मैंने टोटल किया और उस टोटल का अगर 2000 से ज्यादा आया तो मेरी अच्छी सेल हुई है, हाई सेल हुई है, वरना मेरी लो सेल हुई है। तो मैंने क्या किया, इफ पैरेंथेसिस ओपन किए और मैंने अपना सम किया किसका, ऑर्डर सेल्स का। अगर वो ग्रेटर देन 2000 है तो हाई सेल्स प्रिंट कर दो, वरना लो सेल्स प्रिंट कर दो। कुछ है इसके अंदर, सिंपल है, राइट। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, आपकी जो बिजनेस केस प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी तरह से लिखी होती हैं, वर्ड्स में लिखी होती हैं, और उसको आपको क्वेरीज में कन्वर्ट करना होता है जैसे आप एसक्यूएल में काम करते हो। इतना ही है, ठीक है। तो मैंने इसको उठाया और इसको पेस्ट किया। अब आप देखोगे कि मैंने अब क्या किया, ऑर्डर्स टेबल सेलेक्ट की, सिंस इट्स एग्रीगेटेड वन, और मैंने यहाँ पे अब सेलेक्ट किया न्यू मेजर। न्यू मेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इस तरह से मैंने अपनी क्वेरी लिखी और मैंने एंटर मार दिया, ठीक है। जैसे ही आपने एंटर मारोगे आपका ये इस तरह से यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, सेल्स कैटेगरी आपका यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एम्प्टी कैनवास पे क्लिक किया और मैंने अपना कार्ड सेलेक्ट किया और यहाँ पर मेरा कार्ड आ गया। कार्ड को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि बाकी चीजें भी आ जाए, और यहाँ पर मैंने अपना सेल्स कैटेगरी को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ड ऑन द रिजल्ट मेरे पर यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हाई। क्या प्रिंट हो गया, हाई सेल्स। क्लियर। तो ये होता है हमारा, किस तरह से आप चीजें देख सकते हो इन केस ऑफ न्यू कैलकुलेटेड कॉलम या फिर मेजर। हमेशा बस इतना ध्यान रखना कि कैलकुलेटेड कॉलम आपका रो बाय रो चलता है और आपका न्यू मेजर आपका एक एग्रीगेटेड वैल्यू देता है, एक सबमिशन वैल्यू देता है, ठीक है। अब बात करते हैं एंड। एंड क्या है, जो आपने कंडीशंस लगाई है उसमें आपने क्या बोल दिया कि यार मेरे को ना अब 2 कंडीशन या मोर देन 2 कंडीशन होनी ही चाहिए, वो सही ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन मेरी फेल हो गई तो यार वो काम नहीं बनेगा। तो मैंने क्या बोला, इफ ऑर्डर सेल्स, ऑर्डर की जो सेल्स है वो मेरी ग्रेटर देन 1000 होनी चाहिए एंड ऑर्डर की क्वांटिटी मेरी 3 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, तभी मुझे प्रिंट करना है हाई वैल्यू, वरना मेरा वो नॉर्मल कहलाएगा। अगर मेरा इन दोनों कंडीशंस में से एक भी फेल हो गया तो वो मेरा नॉर्मल वैल्यू कहलाएगा। तो मैंने सिंपल से क्या लिया, इफ कंडीशन में
एंड मैंने लगाया और मैंने लिखा कि अगर ये दो कंडीशंस मेरी, ऑर्डर की सेल्स ग्रेटर देन 1000 होनी चाहिए और ऑर्डर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, तो यार मेरा हाई वैल्यू होगा। अगर इनमें से एक भी फेल हो गई तो मेरा नॉर्मल होगा। सिंपल है। अब मैंने इसको सिंपल से सिलेक्ट किया और न्यू कॉलम बनाया। मैंने वही ऑर्डर टेबल सिलेक्ट की और यहां पर मैंने न्यू कॉलम बनाया और अपनी ही डेक्स की क्वेरी लिख दी मैंने और मैंने यहां पर एंटर मार दिया। ठीक है, एंटर मारते ही मेरा ये बन जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, सिंपल सा यहाँ पर वही सेम विजुअलाइजेशन आप करो, क्रिएट टेबल विजुअलाइज, और यहाँ पर अपनी सेल्स, क्वांटिटी, कैटेगरी और वही सेव करो और इसके अंदर आप डाल सकते हो। अगर मैं इसी के अंदर, ये वाला जो था, इसी के अंदर मैं ऑर्डर कैटेगरी डालू तो यू विल सी कि किस तरह से आपका डेटा प्रिंट हो चुका है। दो कंडीशंस के हिसाब से आपका यहाँ पर डेटा दिख रहा है। ठीक है, तीसरा चलते हैं। अगर मेरे को यही सेम ऑर्डर की न्यू मेजर से करना है, मतलब अब मैं रो बाय रो नहीं कर रही हूं, अब मुझे क्या करना है, पूरा एग्रीगेटेड करना है। एक सिंपल, एक सिंगल वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, इफ के अंदर मैंने ये अपनी कंडीशंस लगाई, बट ये किस पे चल रही है, आपके एग्रीगेटेड वैल्यू पे चलेंगे, क्योंकि ये न्यू मेजर है। न्यू मेजर है तो ये एग्रीगेटेड वैल्यू पे चलेंगे, दैट इज सम। ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सबका हम विजुअलाइजेशन करना वुड बी वेरी टफ, क्योंकि बहुत सारे हमारे हैं तो सबको हमें कवर करना है। तो अभी मैं फिलहाल आपको बना के दिखा रही हूं। यहां पर मैंने इसको न्यू मेजर किया और यहां पर इसको एंटर मार दिया एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। आ गया। इसी तरह से आप जाओ, यहां पर इसको देख लो, दैट यू हैव टू चेक। ठीक है, मैंने यहां पर लिख रखा है कि आपको यहां पर कार्ड विजुअल ले लो। यहां पर मैं एक दो और करके दिखा देती हूँ। यहां पे आपको इस तरह से आपने कार्ड विजुअल ले लिया और यहां पर डाल दिया, और यहां पे जो भी हमने कौन सा कॉलम बनाया था, हाई वैल्यू सेल्स, और इसको यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें देख सकते हो। ठीक है, अब मैंने तीसरी कैटेगरी आती है मेरी इसके अंदर, लॉजिकल के अंदर, और मतलब एंड में क्या होता था, आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा। और के अंदर आपका ईदर वन ऑफ देम, एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आप मतलब उसके लूप में जा सकते हो। तो मैंने क्या बोला, इफ ईदर वन ऑफ द सम ऑफ द ऑर्डर सेल इज 1000 या फिर सम ऑफ ऑर्डर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 10, देन आपका प्रिंट कर दो प्रायोरिटी, एल्स नॉर्मल। ठीक है, और ये मैंने अपना न्यू मेजर लिया है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो मैं सम करा रही हूं पूरी सेल्स का, और उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ कि ग्रेटर देन 1000 है। इसी तरह से मैंने सम किया, उसको पूरा चेक कराया, सम ऑफ ऑर्डर की क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 10 है, इन दोनों में से एक और कंडीशन लगाई तो मेरा प्रायोरिटी प्रिंट कर दो, वरना मेरा नॉर्मल प्रिंट कर दो। अब मैंने सिंपल सा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और ये मैं न्यू मेजर बना रही हूँ सिंस, तो मैंने ऑर्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर न्यू मेजर सिलेक्ट किया और यहां पर मैंने एंटर मार दिया। तो यहां पर मेरा प्रायोरिटी सेल्स आ गया। अगेन आप जाओ, यहां पर एम्प्टी कैनवास पे क्लिक करो और उसके बाद अपना यहां पर आप प्ले कर सकते हो, अपनी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, दैट इज जो हमने बनाया प्रायोरिटी सेल्स। समझ में आया? डेटा को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको डेटा को प्रॉपर देखना पड़ेगा, देन यू कैन वेरीफाई, बट लॉजिकली इट वुड बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका नॉट, मतलब अगर आपको उल्टी रिवर्स कंडीशंस लगानी है तब आप नॉट का यूज करते हो। मैंने बोला कि अगर ऑर्डर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 नहीं है, नॉट, तो प्रिंट कर दो लो, वरना कर दो ओके। तो मैंने सिंपल सा एक वेरिएबल में डाला, उस यहाँ पे इफ लिखा और नॉट लगा दिया कि ऑर्डर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 नॉट, तो लो वरना ओके। सिंपल है, सिंपल सा इसको उठाया और मैंने यहाँ पे चला दिया, और ये क्या बनेगा, कॉलम बनेगा, बिकॉज इट इज नॉट एग्रीगेटेड वन। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर न्यू मेजर को सिलेक्ट, सॉरी कैंसिल इट, ऑर्डर को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर न्यू कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप इसको एंटर कर दो एंड आपका चेक क्वांटिटी बन जाएगा। और फिर आप इसको, सिंस इट्स रो बाय रो कैलकुलेटेड कॉलम है, तो आप इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, स्विच किस लिए काम आता है, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और आप मल्टीपल इफ एल्स वगैरह से बचना चाहते हो, तो आप जनरली यूज करते हो जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और उस पर आपको डिसीजंस लेने होते हैं, तो यू कैन यूज स्विच कंडीशंस आप यूज करते हो। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मेरी सेल्स, ऑर्डर की सेल्स मेरी ग्रेटर देन 3000 है तो हाई प्रिंट कर दो, अगर सेल्स मेरी ग्रेटर देन 1000 है तो मीडियम प्रिंट कर दो, वरना मेरा लो प्रिंट कर दो। इस तरह की आपकी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं।
ये सेम चीज आप इफ के साथ भी लगा सकते हो, बट जनरली वी यूज टू फॉलो स्विच कंडीशन। तो स्विच में आपको क्या करना है, आपने ये वेरिएबल लिया और यहाँ पे स्विच लिखा, आपने बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू दिया और आपको बोला कि अगर मेरी ऑर्डर की सेल्स इतनी है तो हाई प्रिंट कर दो, वरना मेरी अगर 1000 है तो मीडियम प्रिंट कर दो, वरना मेरी लो प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इधर मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड दिस इज समथिंग अ न्यू कॉलम बिकॉज कुछ भी हम एग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने ऑर्डर को सिलेक्ट किया, न्यू कॉलम को सिलेक्ट किया और मैंने यहां पर सिंपल अपनी क्वेरी चला दी। कुछ है इसमें यार? नो राइट, कुछ भी नहीं है। सेल्स कैटेगरी स्विच, स्विच लिख दो क्योंकि वो ऑलरेडी नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है, एंटर कर दे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह से सारा प्ले कर सकते हो और उसके साथ चीजें देख। तो मेन है आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए और उसके बाद उस पर क्वेरी बनानी आनी चाहिए, बस इतने ही पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या किस में लगाना है। सिंस इट्स हमने न्यू कॉलम है क्योंकि इसमें कुछ भी एग्रीगेशन नहीं है, तो मैंने इसको सिंपल सा टेबल विजुअल से इसको चेक कर लिया। ठीक है, स्विच अगर आपको न्यू मेजर से करना है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर एग्रीगेशन लगा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ सेम है, मैंने यहाँ पे सम लगा दिया। सम का मतलब क्या है कि ऑर्डर की सेल अगर मेरी ग्रेटर देन 5000 है, बट उसका पूरा सम, ऑर्डर की सेल्स का सम मेरा अगर 5000 से ऊपर है तो हाई सेल्स, अगर मेरी पूरी ऑर्डर की सेल्स का सम मेरा 2000 से ऊपर है तो मीडियम सेल्स, वरना लो सेल्स। तो मैंने सिंपल सा इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने ऑर्डर टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे न्यू मेजर बनाया और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने एंटर मार दिया, बन गया सेल्स लेवल। सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, राइट। अब बात करते हैं, ये होते हैं हमारे बेसिकली लॉजिकल फंक्शंस। बहुत सिंपल है, खुद से ट्राई करना, क्वेरी समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। कॉन्सेप्ट कहां पर क्या अप्लाई करना है, बस इतना ही है। ठीक, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शंस, क्योंकि हमारे को पूरे अभी 10 फंक्शंस कवर करने हैं। अभी तक हमने 3 ही कवर किए हैं, आज के लेक्चर में सिर्फ 1 ही कवर किया है एंड इट्स 22 मिनट्स। तो अभी हमारे को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपना मैथमेटिकल फंक्शंस की तरफ, जिसमें आप देख सकते हो कि सम मतलब मेरे को सारा सम करना है अपनी वैल्यूज के कॉलम का, मतलब टोटल सेल्स। तो मैंने सिंपल सा क्या बोला, टोटल सेल्स इक्वल टू सम ऑफ, सम कैसा करना है मेरे को, जितनी भी मेरी ऑर्डर की सेल्स हुई है, मतलब अगर मेरी 10 20 30 सेल्स हुई है तो सारी रोज को आप क्या कर दो, प्लस कर दो, एग्रीगेशन कर दो। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने ये बोला है और उसके बाद अंडू करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या था मेरे को टोटल सेल्स निकाल के दो ऑर्डर्स की। तो मैंने क्या बोला, इसको सेलेक्ट किया ऑर्डर्स को और यहां पर मैंने न्यू मेजर बनाया और उसके बाद मैंने यहां पर इस तरह से ऐड कर दिया। ये भी मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो यहां पर मैंने मैथ लिख दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट सेम वही कहानी है। अगर मेरे को सेम प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन चाहिए जो भी मेरी ऑर्डर की क्वांटिटी प्लेस हुई है, तो मेरे को बताओ सारा मल्टीप्लाई प्रोडक्शन इसका करके दो कि कितनी मेरी बेसिकली क्वांटिटी की प्रोडक्ट मेरी सेल हुई है। तो मैंने इसको टोटल बता दो कितना है प्रोडक्ट करके। तो दैट इज समथिंग प्रोडक्ट आप यूज करोगे यहाँ पे, और इंस्टेड ऑफ सम की जगह आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे और यहाँ पर ऑर्डर की क्वांटिटी निकाल लोगे। ठीक है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर्स की टेबल की क्वांटिटी, ये मेरा ऑर्डर्स टेबल है और उसमें से क्वांटिटी आपको निकालनी है, सेम वही करना है। एब्सोल्यूट क्या करता है, अब बात आती है आपकी एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो जनरली हम नेगेटिव रिजल्ट को फॉलो नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो नेगेटिव रिजल्ट मेरा समहाउ रिलेटिव बन जाए, वो मतलब एब्सोल्यूट बन जाए। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। तो मैं इसके लिए क्या लगा देती हूँ, सिंपल जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, अगर मेरे -80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, तो इन दैट केस मैं क्या करूंगी, एब्सोल्यूट ABS लिख दूंगी। तो मेरा जो -80 है वो मेरा क्या बन जाएगा, +80 बन जाएगा। तो दिस इज समथिंग अ पॉजिटिव साइड दैट बिकम्स बाय यूजिंग ABS, मतलब एब्सोल्यूट रिजल्ट। ठीक है, बहुत सिंपल। आई नो यू नो पीपल्स, राइट, ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, राइट, कुछ भी नहीं है। तो मैंने सिंपल से क्या किया, एब्सोल्यूट प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया और अपना ऑर्डर्स टेबल में गए। मैंने क्या बोला, सम कर दो सारे प्रॉफिट का, ऑर्डर्स की प्रॉफिट का सबका सम कर दो
और जो भी निकला अगर वो मेरा लॉस में जा रहा है तो मेरे को लॉस वाला मत दिखाओ, मेरे को उसको पॉजिटिव साइड दिखा दो। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? कभी कभी हमारे पास इंस्पेक्शंस होती हैं, तो इन दैट केस अगर आपकी सेल्स ही नहीं है तो वो आपका वो डेटा डाउन हो जाता है, आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, तो इन ऑर्डर टू कवर इट। ठीक है, और आपके मॉडल्स में भी ये काफी काम आता है इस टाइप से। ठीक है, तो ऑर्डर्स में हमने गए और सिंपल सा मैंने न्यू मेजर सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो जो भी आपका रिजल्ट, ऑल्दो हमारा डेटा सही है बट अगर डेटा गलत होता है तो इन दैट केस इट विल हेल्प। तो यहाँ पर आपका एब्सोल्यूट रिजल्ट आ गया। यहाँ पे सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड आपका ये कार्ट के अंदर आप जाकर इसको प्रिंट करवा सकते हो। दिस इज समथिंग एब्सोल्यूट प्रॉफिट। आपका कितना है 2000। अगर ये बाई चांस आपका -2000 आ रहा होता तो इसको 2000 प्लस वाला कर देता ये। ठीक है, दिस इज समथिंग द पावर ऑफ एब्सोल्यूट। दूसरा चौथा है आपका राउंड। राउंड क्या करता है आपका कि कितने नंबर स्पेसिफिक, सपोज आपकी जो टोटल सेल्स है आप चाहते हो कि उसको राउंड कर दो टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार ये जो मेरी राउंड क्या करते हैं, आप कभी कहीं पे कुछ सामान लेने जाते हो तो जनरली आप कोई छुट्टे तो होते नहीं, राइट? तो वो आपको राउंड फिगर नंबर दे देते हैं। सपोज आपका बिल जो बैठा 5.6 का बैठा तो वो क्या करेंगे, आपको सीधा 6 रुपए काट लेंगे या फिर 5 रुपए काटते हैं। इस तरह से आपको करते हैं। जनरली आपका अगर ग्रेटर देन 5 होता है या फिर इक्वल टू 5 होता है तो वो आपका 6 रुपए काटते हैं। अगर 5.1 5.2 होता है तो आपको 5 रुपए काट लेते हैं। ये सिंपल सा राउंड फिगर्स होती है दैट वी यूज टू फॉलो इन सिंपल मैथ्स एज वेल, राइट? तो वही सेम कहानी है। मैंने बोला सम कर दो पूरी सेल्स का और राउंड कर दो। इस जो भी सेल्स आ रही है उसका राउंड कर दो सिंपल, जो भी आपकी जीरो जो आपकी नियरेस्ट इंटीजर के पास बैठेगी इसके। तो जैसे कि एग्जांपल 456.78, तो आपने क्या बोला, उसको सिंपल सा बोल दिया 457। दिस इज द एग्जांपल। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसको जाओ और अपना वही न्यू मेजर बनाओ, टेबल सेलेक्ट करो, यहाँ पर अपनी टेबल सेलेक्ट करो, उधर जाके वही सेम तरीका करना है और यहाँ पर न्यू मेजर बनाओ और आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सीलिंग ये सारी चीजें हम वैसे पाइथन में भी पढ़ चुके हैं बट मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। सीलिंग क्या होता है आपका, एक अप साइड होता है। सीलिंग जैसे क्या होता है, आपका एक रूम है, रूम के अंदर आपकी जो रूफ होती है वो आपका सील होता है, राइट? जहां पे फैन होता है आपका, ठीक है, सीलिंग फैन होता है। तो दिस इज समथिंग, जो भी आपका नंबर है आप यहां पर हो तो उससे ऊपर वाला नंबर, उससे ऊपर वाली पोजीशन क्या कहलाती है, सीलिंग कहलाती है। इससे नीचे आप पढ़ोगे फ्लोर। फ्लोर क्या होता है आपका फर्श, राइट? जो आपकी जिस पर आप चलते हो, राइट? तो दिस इज समथिंग, ये आपका नंबर है, नंबर के ऊपर क्या हुआ, सीलिंग हुआ, और उसके नीचे क्या हुआ, आप किसके ऊपर खड़े हो, फ्लोर के ऊपर। तो जो आपका नंबर है, नंबर से ऊपर वाली डिजिट क्या कहलाएगी, आपकी सीलिंग, और आप जिस पर खड़े हो आपसे नीचे वाली डिजिट क्या कहलाएगी, फ्लोर। तो फॉर एग्जाम्पल सीलिंग 453 460, आपने क्या बोला, सेल्स, टोटल सेल्स को कैलकुलेट करो एंड गोज अप टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, अगर आपका 453 आया, ये आपका नंबर आया, तो आपने बोला कि जो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 है ना, उस पर आप इसको कन्वर्ट कर दो, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में। ऐसा नहीं हो कि आप उसको डाउनवर्ड कर दो, ठीक है, आप इसको नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 में कर दो, या फिर कुछ भी नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 100, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 कर दो, तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 55 तो नहीं होगा, 460 ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा क्या बोला, सीलिंग यहाँ पे लगाया और मैंने यहाँ पे क्या किया, टोटल सेल्स का सम किया और मैंने बोला कि नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 कर दो, जो भी नंबर आएगा उसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 कर दो। इसी तरह से आप जाओगे, इसको ऑर्डर्स टेबल्स को सेलेक्ट करना, सेम यहीं पे जाके ऑर्डर्स टेबल को सेलेक्ट करो और यहाँ पर न्यू मेजर करके इसको यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर इसको बना सकते हो। ये आपका यहाँ पर राउंडेड अप सेल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चीजें प्ले कर सकते हो। इसको अगेन आपको विजुअलाइज करना है तो आप अपना कार्ड विजुअल देख सकते हो। अगेन वही फ्लोर में आपने क्या किया कि जो भी अपने ऑर्डर का सेल था रखा और आपने बोला कि नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। नेक्स्ट मतलब कि आपने क्या बोला, जो भी नेक्स्ट नहीं, मतलब जो गोज डाउन, मतलब अब 453 से छोटा नंबर जो मल्टीपल ऑफ 10 हो तो वो क्या होता है, 450 हो सकता है, ना ही 451 होता है, ना ही 452 होता है, 450 होगा। करेक्ट, दिस इज समथिंग फ्लोर, आपका डाउन नंबर। सीलिंग मतलब आपका अप नंबर। आई होप इट इज क्लियर, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। नेक्स्ट होता है इसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर डिवाइड। जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो,
जैसे कि आप नॉर्मली एक नंबर को डिवाइड करते हो, 100 डिवाइड बाय 2, यू विल गेट द रिजल्ट, उसको कहते हैं हम डिवीजन, राइट। ये एक इसमें एक फायदा होता है, ये आपका सेफ डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 को 0 से किया तो जनरली आपके पास क्या एरर आती है, डिवीजन बाय 0 एरर आती है। बट यहां पे आप करोगे तो एरर नहीं आएगी, आपका सिंपल सा एक ब्लैंक प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिनेरियो डेटा बना सकते हो और उसके साथ प्ले कर सकते हो। मेरा इंटेंशन है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, सही से अप्लाई करना उसको और प्रैक्टिकली उसके साथ प्ले करना, दैट इज योर ड्यूटी, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट करो एवरेज प्राइस पर मिनट, एवरेज प्राइस पर यूनिट। तो जैसे कि एवरेज प्राइस मुझे निकालना है तो टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी होगी, दैट इज समथिंग एवरेज प्राइस। अब आप मेरे से बोलोगे दीदी इसमें सीधा एवरेज भी तो यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे, दैट इज टोटली अप टू, आपको एवरेज यूज करना है या फिर प्रॉपर आपको डिवीजन करके डालना है, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। एवरेज आप निकालोगे तो पहले आपको उसका एवरेज निकालना पड़ेगा सेल्स का, फिर आपको क्वांटिटी का एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर आप उसके बाद उसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। अगर आपको 2 कॉलम्स के बीच में निकालना है तो आपको डिवाइड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज समथिंग हाउ यू कैन प्ले विद इट। बेसिक मैथ्स है, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, किस तरह से क्वेरीज लिखनी है वही है। तो मैंने सिंपल सा डिवाइड लिखा, मेरे को पूरी ऑर्डर का सेल्स का सम निकालना है, उसके बाद ऑर्डर का क्वांटिटी का पूरा टोटली तो करोगे, उसके बाद तो डिवाइड करोगे, ऐसा थोड़ी हर रो को करते चले जाओगे, करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। ये होते हैं आपके मैथमेटिकल फंक्शंस डेक्स क्वेरी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब अपना फिल्टर फंक्शंस। फिल्टर फंक्शंस क्या करते हैं आपके, बेसिकली अगर आपको डेटा को फिल्टरिंग करना है, ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई सेल्स आई है, आप जानना चाहते हो कि यार मेरे लैपटॉप की सेल्स कितनी हुई है, लैपटॉप प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है, मेरे आईपैड की कितनी ज्यादा सेल्स हुई है, मोबाइल फोन जो नया लॉन्च हुआ है उसकी कितनी सेल्स हुई है, तो आपको डेटा की फिल्टरिंग करनी है, तो उस केस में आपके फंक्शंस यूज होते हैं फिल्टर फंक्शंस, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि मेरी जो भी टेबल है उसमें कंडीशंस लगाओ कि मेरे को इसके भी आप पे डेटा दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कैलकुलेट करो टोटल सेल्स ओनली फॉर द लैपटॉप प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप प्रोडक्ट की सेल्स मुझे निकाल के दे दो। तो मैंने क्या बोला, कैलकुलेट करो, मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे कैलकुलेट करो टोटल सेल्स जो है मेरी, उसके अंदर से जो मेरी टोटल सेल्स है मेरी, उसके अंदर मेरे को टोटल सेल्स निकाल के दो किस प्रोडक्ट की, जिस टेबल में से, ऑर्डर टेबल में से जिसका प्रोडक्ट क्या है, लैपटॉप है। ऑर्डर टेबल में से सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप प्रोडक्ट की मेरे को टोटल सेल्स निकाल के दे दो। समझ में आया? मेरे को क्या करो, ऑर्डर टेबल में से, दिस इज माय ऑर्डर टेबल, दिस इज माय ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल में से अपना लैपटॉप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, फिल्टर करो डेटा को, पूरे टेबल में तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, सिर्फ लैपटॉप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो और उसकी मेरे को टोटल सेल्स निकाल के दे दो, उसकी टोटल सेल्स मुझे कैलकुलेट करके दे दो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हाउ यू कैन अप्लाई द फिल्टर, ठीक है। तो अब मैं चलती हूं यहाँ पे और यहाँ पर आपका कॉपी पेस्ट करके इसको चला के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं और मैंने क्या बोला, यहाँ पे गए, मैंने न्यू मेजर सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेटेड वैल्यू मिलेगी, राइट। तो मैंने क्या बोला, मेरे को टोटल सम मिलेगा, लैपटॉप सेल्स आ गई होगा मेरा आगे। अब मैंने यहाँ पे कैनवास पे खाली प्रिंट किया और मैंने यहाँ पे ये अपना कार्ड ले लिया और यहाँ पर मैंने इस तरह से लिया और मैंने यहाँ पर अपना लैपटॉप सेल्स डाल दिया, आ गया। तो ये आ गई आपकी लैपटॉप की सेल्स सिर्फ, क्लियर है? इस तरह से आप बाकियों की भी निकाल सकते हो। इसी तरह से आपका एक और फिल्टर होता है ऑल। ऑल क्या बोलता है कि अगर आपके पास किसी टेबल के अंदर कोई फिल्टर लगा हुआ है, जैसे आप स्लाइसर मैंने आपको समझाया था, राइट, विजुअलाइजेशन के अंदर, तो अगर उसके अंदर कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं तो वो आपके इस कैलकुलेटेड कॉलम के ऊपर, जो आपका ये कैलकुलेटेड होगा रिजल्ट, उसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज समथिंग ऑल, मतलब कि वो सारे फिल्टर्स को इग्नोर कर देगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि टोटल सेल्स निकालो, कैलकुलेट टोटल सेल्स इग्नोरिंग ऑल फिल्टर्स ऑन द ऑर्डर टेबल
फ्रॉम स्लाइसर्स, कोई भी स्लाइसर्स के थ्रू, किसी विजुअल के थ्रू, रो कॉलम्स के थ्रू, और रिकम्प्यूट करो टोटल सेल्स विदाउट एनी फिल्टरिंग। ठीक है, और गिव कर दो, मुझे दे दो टोटल सेल्स फॉर ऑल डाटा, पूरे डेटा का मेरे को सेल्स चाहिए, नो मैटर व्हाट फिल्टर अप्लाइड। अगर उस किसी कॉलम के ऊपर कोई फिल्टर अप्लाइड है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पूरी टोटल सेल्स ही देखनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको बनाया, यहां पे चलते हैं, और मैंने क्या किया, ऑर्डर्स टेबल को सिलेक्ट किया, न्यू मेजर बनाया। ठीक है, ये मेरा बन गया टोटल सेल्स, बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यहां पर मैंने बोला कि एक टेबल विजुअल ऑर्डर सेलेक्ट करो जिसके अंदर से प्रोडक्ट, टोटल सेल्स और टोटल सेल्स ऑल को ऐड करो। मैंने क्या किया, एक टेबल विजुअल सेलेक्ट किया, इसके अंदर से मैंने क्या बोला कि इसके अंदर से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, वेयर इज प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके अंदर से टोटल सेल्स सेलेक्ट करो और टोटल सेल्स ऑल सेलेक्ट करो। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये कुछ डेटा आ गया। ठीक है, ये मेरे पास डेटा आ गया, टोटल सेल्स ऑल। अब मैंने क्या बोला, यहां पर नाउ ऐड करो एक स्लाइसर विजुअल। मैंने इसमें से एक स्लाइसर विजुअल सिलेक्ट किया, इसको मैं यहां पे साइड में करती हूँ। ये मैंने स्लाइसर विजुअल सिलेक्ट किया, कहाँ ऐड हुआ, ये मेरा स्लाइसर विजुअल आ गया। इसके अंदर ऐड करो ऑर्डर्स का प्रोडक्ट। मैंने यहां पर प्रोडक्ट को डाल दिया। ठीक है, और अब देखोगे आप कि विदाउट सिलेक्टिंग एन स्लाइसर, पहले रिजल्ट चेक करो, अभी तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वही है 1227 से टोटल सेल्स ऑल का ही हमने बनाया। अब मैंने अगर लैपटॉप को सिलेक्ट किया, देख रहे हो, तो दिस इज समथिंग कि बाकी तो अमाउंट चेंज हो रहे हैं, बाकी चीजें चेंज हो रही है, उनके प्राइस चेंज हो रहे हैं, राइट। अगर मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट किया, सॉरी क्या लैपटॉप सेलेक्ट किया, या ये वाला 2000, ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, बट इसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा, दैट बिकम्स इक्वलेंट। इसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा, बाकी सबकी सेल्स इक्वल है, सो इसका इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। विदाउट सिलेक्टिंग एनी स्लाइसर, चेक रिजल्ट, और अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपका एक्सेप्ट टोटल सेल्स ऑल, बाकी सब पर असर पड़ेगा। बाकी कॉलम्स में तो अगर आप हटाओगे तो वो तो हटेगा ही, राइट, बट उसकी वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ेगा, वही की वही है, 50 ये सब वही की वही। ठीक है, दिस इज समथिंग हाउ यू कैन प्ले। अभी आपके पास डेटा इस तरह से नॉर्मलाइज्ड नहीं है, अगर इस तरह से होता तो यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स। बट कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि ऑल के ऊपर कुछ भी डेटा की फिल्टरिंग का असर नहीं पड़ता, चाहे आप स्लाइसर लगा लो, कुछ भी लगा लो, डेटा फिल्टरिंग का असर नहीं पड़ेगा। जैसे डेटा है आपका टोटल, आपकी पूरे जो आपकी ऑर्डर्स टेबल है, उससे ही आपका जो डेटा टोटल सेल्स है वही आपकी दिखती रहेगी, चाहे आप कोई भी फिल्टर लगाते रहो, डजंट मैटर। ठीक है, ये होता है आपका ऑल फिल्टर। तीसरा होता है आपका ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट क्या बोलते हैं कि यार आपने ना कंडीशनल लगाई कि यार मैं सारे फिल्टर्स तो हटा दूंगी, कि यार मैंने विजुअल से ये सब किया, बट मैंने कंडीशन लगाई कि अगर मेरा स्लाइसर से सपोज लैपटॉप वाली कंडीशन आती है कि प्रोडक्ट मेरा लैपटॉप है, तो इन दैट केस वो फिल्टर पे वर्क करेगा, वरना बाकियों के केस में उससे फिल्टर से फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऑल एक्सेप्ट, ऑल की तरह वर्क करेगा, बट एक्सेप्ट मैंने जो कंडीशन लगाई कि अगर मेरा प्रोडक्ट मेरा लैपटॉप है तो उसके लिए तो मेरा फिल्टर चल जाएगा, बाकियों की तरह वो ऑल की तरह काम करेगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, कैलकुलेट टोटल सेल्स while keeping only the product filter and remove other filters from the order table। तो मैंने क्या किया, सेल्स बाय प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, ऑर्डर की सेल्स का पूरा सम मैंने कैलकुलेट किया, और मैंने यहां पे लिख दिया ऑल एक्सेप्ट किसके, ऑर्डर्स टेबल के अंदर ऑर्डर्स प्रोडक्ट। अगर आप ऑर्डर्स के प्रोडक्ट पर फिल्टर लगाओगे तो यार आपकी ऑर्डर की सेल्स, ये जो आपका सेल्स बाय प्रोडक्ट है वो चेंज होगा, वरना अगर आप किसी और पे फिल्टर लगाओगे, जैसे कि रीजन पर आप लगाओगे, तो उससे इसको फिल्टरिंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो आप जाओ, इसको ट्राई करो, और एक एक का विजुअलाइजेशन करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, मैंने सारे इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करो, इनको पढ़ो और अपना विजुअलाइजेशन बनाओ। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ऑल एक्सेप्ट क्या होता है,
ऑल क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, ये सब समझ में आना चाहिए। विजुअल्स आप 10 बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैल्यूज। वैल्यूज क्या करता है, आपको यूनिक वैल्यूज देता है। फॉर एग्जांपल आपके कॉलम के अंदर कोई लैपटॉप की कैटेगरीज है और अगर वो उसमें कुछ डुप्लीकेट है तो मेरे को कुछ डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, मेरे को यूनिक कैटेगरीज चाहिए। तो काउंट करो नंबर ऑफ यूनिक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर देयर, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर सिंपल से किया, ऐसी रोज को काउंट करो जो मेरी वैल्यूज हैं, जो मेरी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यूज मतलब यूनिक। ऑर्डर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो मेरी यूनिक है उनको काउंट कर दो, उन रोज को आप काउंट करके मुझे दे दो। सिंपल से चेक करना है तो चेक करो, इंसर्ट करो विजुअल कार्ड और उसके बाद इसके अंदर यूनिक प्रोडक्ट को काउंट कर लो, या फिर आप टेबल विजुअल से भी कर सकते हो। स्लाइसर वगैरह ऐड करो, ट्राई टू ऐड फिल्टर्स एंड यू विल सी द रिजल्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट भी आपका वैसे ही काम करता है, आपको यूनिक प्रोडक्ट्स देता है। जैसे कि आपके सिंपल से आपने बोला कि मेरे ऑर्डर में जो प्रोडक्ट कॉलम है उसमें मेरे को यूनिक प्रोडक्ट्स चाहिए और उन ऐसे यूनिक प्रोडक्ट की रोज को मेरे को रिटर्न कर दो। तो आपने वही सेम काम किया। अब क्वेश्चन आता है कि फिर इसमें वैल्यूज में और डिस्टिंक्ट में डिफरेंस क्या है, जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो सिंपल सा है कि जो वैल्यूज होते हैं, अगर आपका डेटा ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर ब्लैंक भी पड़ा हुआ है तो वो उसको कंसीडर कर लेता है कि यार वो भी एक यूनिक है, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास 2 ब्लैंक्स पड़े हुए हैं, कहीं वहां पर कोई प्रोडक्ट पड़ा ही नहीं हुआ है, तो उस केस में आपका एक यूनिक वो ले जाएगा ब्लैंक का भी। बट डिस्टिंक्ट आपका रिमूव करेगा कंप्लीटली, कोई ब्लैंक स्पेसिंग वगैरह कुछ भी कंसिडर वो नहीं करेगा। ये होता है आपका दोनों में डिफरेंस। वैल्यूज आपका ब्लैंक भी लेके जाता है, डिस्टिंक्ट आपका प्योर डुप्लीकेसी को कवर करता है, ठीक है। तो अब अगर आपका सिनेरियो है कि यार अगर आपको ब्लैंक्स भी इंक्लूड करने हैं तो आप वैल्यूज यूज करो, अगर आपका प्योर डुप्लीकेसी को चेक करना है तो गो विद द डिस्टिंक्ट वन, ठीक है। इस तरह से आप जाओ, सिंपल सा क्वेरी को बनाओ, एग्जीक्यूट करो और इसके साथ प्ले करो। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको चलते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, जिसके अंदर थोड़ा सा डेटा मॉडलिंग का भी काम है। मैं आपको सिखाती हूँ किस तरह से चीजें चलती हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर से ये जो मैंने डेटा टेबल बनाई है इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे चलते हैं, तो मेरे पास ये 3 टेबल थी, राइट। अभी फिलहाल मैं क्या करती हूँ, उसको रिमूव कर देती हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। मैंने इसको डिलीट कर दिया। किस तरह से आप मॉडल किसी अपने मॉडल को या टेबल को या शीट को रिमूव कर सकते हो आप इजिली। अभी आप देख सकते हो मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 रिलेशनशिप अवेलेबल है, विच इज माई कस्टमर और ऑर्डर्स का रिलेशनशिप। अब मुझे अपने डेटा टाइम फंक्शन, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के साथ भी खेलना है कि अगर मुझे सपोज कहना है कि मेरा पास्ट का डेटा निकाल के दे दो, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, आज की करंट डेट तक का मेरे को सारा सेल्स का डेटा निकाल के दे दो, क्या क्या इंफॉर्मेशन है उस एम्प्लॉय की डिटेल्स मेरे को निकाल के दे दो, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट उसने कितना काम किया है, तो वो मेरे को सारी डिटेल्स चाहिए। तो इसके लिए आपके टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप समझना पड़ेगा किस तरह से। मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरा एक शीट बनाई है जिसमें पहला फंक्शन आता है आपका टोटल YTD, मतलब ईयर टू डेट। मतलब क्या मतलब है इसका, मैंने बोला कैलकुलेट करो ईयर टू डेट सेल, दैट इज टोटल सेल्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर अप टू द करंट डेट। स्टार्ट ऑफ द ईयर मतलब आपका 1 जनवरी, जो भी सपोज 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 जनवरी 2026 से लेकर आपका 1 जनवरी 2026 से लेकर आज क्या करंट डेट है आपका 21 मार्च 2026 तक आपको पूरी सेल्स मेरे को निकाल के दे दो। स्टार्टिंग ईयर से आपको करंट डेट तक की मेरे को सेल्स निकाल के देनी है, तो उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है, टोटल YTD, ठीक है। अब मेरे को इसके लिए फंक्शंस के लिए आपको डेट टाइम भी कुछ चाहिए होगा, डेट टाइम वाली टेबल। तो पहले हम उस टेबल को बिल्ड करेंगे एंड देखेंगे किस तरह से मॉडलिंग से हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, क्रिएट किया टेबल, मॉडलिंग में मैं गई और न्यू टेबल पे मैंने क्लिक किया और मैंने नई टेबल बनाई, डेट टेबल, जिसमें मेरी लिस्ट ऑफ डेट्स पड़ी होंगी, ठीक है, जो कि फाइंड करेंगी अर्लीस्ट डेट इन योर ऑर्डर्स डेट। मतलब फाइंड द लेटेस्ट डेट, कैलेंडर विल जनरेट ऑल द डेट्स बिटवीन मिन एंड मैक्स।
मतलब आप मिनिमम डेट निकालोगे, मैक्सिमम डेट निकालोगे। मैक्सिमम डेट क्या होगी? आज की डेट होगी, राइट। मिनिमम मतलब कम से कम डेट होगी आपके डेटा में, ठीक है। और उसके बीच में जो भी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको मिनिमम बोलती हूँ, इसको मैं मैक्सिमम बोलती हूँ, तो इसके बीच में जो भी डेट्स आएंगी, इससे लेकर यहां तक की सारी डेट्स ये जनरेट करेंगे हम उस टेबल के डेटा के अंदर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, सिंपल सा मैंने क्या किया, मॉडल व्यू में गई। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज योर, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है न्यू टेबल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर न्यू टेबल पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखने के लिए आ गई। तो मैंने इसके लिए क्वेरी लिखी, यहाँ पे चलते हैं, और मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी केवल कि ऑर्डर्स की टेबल में ऑर्डर डेट जो है, मिनिमम डेट, कम से कम जो डेट है, मतलब कहां से आपके ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं, वो डेट मेरी मिनिमम डेट हो गई। और मेरा लेटेस्ट ऑर्डर कौन सा आया, वो मेरी मैक्सिमम डेट होगी। कैलेंडर मतलब कि उस मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक मेरे को डेट्स जनरेट करके दे दो, जिसको हम डेट टेबल वाली उसमें हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू जनरेट द डेटा। मैंने इसको यूज किया, जिसका नाम मैंने रखा डेट टेबल, ठीक है। ये मेरा टेबल का नाम हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक कॉलम बन गया, दैट इज डेट, ठीक है। अब मेरा ये डेट करके कॉलम बन गया। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप मेरा, मार्क कर दो इस डेट टेबल को कि ये मेरा डेट कॉलम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे गए आप, और सॉरी यहाँ पे गए आप, उस टेबल को आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप डेट टेबल देख सकते हो, राइट। इसके अंदर एक कॉलम आ रहा है और इसको मैंने मार्क किया, मार्क एज डेट टेबल, और अपना कॉलम सेलेक्ट किया। और यहाँ पे आप देखते हो ये मेरा प्रॉपरली मैंने इसको मार्क कर दिया कि मेरा ये डेट कॉलम है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि रिलेशनशिप बिल्ड करो कि जो मेरा डेट टेबल का डेट कॉलम है, डेट टेबल का मेरा डेट कॉलम है, ऑर्डर्स के डेट टेबल के साथ इसका रिलेशनशिप है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, इसको उधर लेके जाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। मैंने क्या बोला, डेट कॉलम का मेरा ऑर्डर डेट से मेरा रिलेशनशिप है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने पकड़ा, डेट को पकड़ा और उठाकर मैंने इसके साथ छोड़ दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको ये न्यू रिलेशनशिप दिखना शुरू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेट टेबल का डेट, ये मेरा डेट टेबल है, डेट टेबल का मेरा ऑर्डर्स टेबल के ऑर्डर डेट के साथ कनेक्शन है, और मैंने इसको सेव कर दिया। बिल्ड हो गया रिलेशनशिप, मतलब आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो गया यार। और क्या, वन टू मेनी रिलेशनशिप बिल्ड हो गया आपका ये, इस तरह से कि किस डेट में आपका ऑर्डर ये प्लेस हुआ, किस किस डेट में आपको पूरी लिस्ट निकाल के देनी है। तो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड द रिलेशनशिप, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ऑर्डर डेट के ऊपर, सॉरी इस डेट टेबल के ऊपर मैंने क्या बोला कि मेरी सेल्स निकालो। कि मैंने क्या बोला इसके अंदर, 1 सेकेंड, मैंने सिंपल से क्या बोला, इसको आप जनरेट करो, आप सेल्स निकाल लो YTD। मैंने ऑर्डर्स टेबल को सिलेक्ट किया और मैंने यहां पर न्यू मेजर किया, और मैंने क्या बोला, टोटल YTD मतलब अपना सम करो पूरी जो भी आपकी सेल्स हुई है, और YTD मतलब मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक मेरे को सेल्स निकाल के दे दो, जहां से आपके ऑर्डर्स प्लेस हुए थे, जो करंट ईयर था आपका, और उसमें आपकी करंट आज तक की डेट तक का आप अपनी सेल्स मेरे को निकाल के दे दो। सेल्स YTD मतलब ईयर टू डेट, आज तक की डेट का मेरे को सेल्स मेरे को जनरेट करके दे दो कि कितनी सेल्स आई है। तो दिस इज हाउ यू विल सी कि यहाँ पर आपका बन गया होगा सेल्स YTD। अगेन आप जाओ यहाँ पर विजुलाइज कर लो, और सिंपल सा यहाँ पे एक नया बना लेते हैं और यहाँ पर कार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब से ऑर्डर्स आए हैं और अब तक आज तक की डेट की कितनी सेल्स थी, ठीक है। क्लियर, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम ईयर, जहां से आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है या फिर आपकी मिनिमम सेल स्टार्ट हो रही है ऑफ द ईयर टिल टुडे, ठीक है। इसको आप डेट टेबल के साथ भी देख सकते हो, आप इसको लाइन चार्ट के साथ भी देख सकते हो। दिस इज डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से उसको विजुलाइज करना चाहते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्या है YTD आपको समझ में आना चाहिए। टोटल MTD मतलब वही सेम कि पहले आप ईयर टू डेट कर रहे थे, यहां पर आप मंथ टू डेट कर रहे हो, मतलब आप मंथ आपने दे दिया कि मेरे उस मंथ से आपकी आज की करंट डेट तक की सेल दे दो। इट कैलकुलेट्स मंथ टू डेट सेल्स
टोटल सेल्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द मंथ अप टू द करंट डेट। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मंथ टू द करंट डेट, मतलब जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 21 मार्च आज है, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ क्या होगा, 1 मार्च हुआ, दैट इज 1 मार्च से लेकर टू 21 मार्च तक की मेरे को सेल दे, इसका मेरे को डेटा दे दो, तो उसके लिए आप टोटल एमटीबी यूज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका सैंपल पीरियड लास्ट ईयर। इसमें क्या करते हैं हम कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट सेल्स फॉर द सेम पीरियड लास्ट ईयर, वट एवर डेट इज सिलेक्टेड नाउ शो मी द सेल्स फॉर दोज एग्जैक्ट डेट लास्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया हुआ जनवरी 1 2024, तो मेरे को सेम जनवरी 1 2024 के लास्ट ईयर की सेल दे दो, दैट इज जनवरी 1 2023 की। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको सिंपल सा लिखना है सैंपल पीरियड लास्ट ईयर, तो आपकी वहां की वो सेल्स आ जाएगी। ठीक है, अपना डेट टेबल का रेफरेंस दे दो, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू हाउ यू हैव लिंक द मिनिमम और मैक्सिमम सेल। डेट एड क्या करता है आपका कि अगर आपको कैलकुलेट करना है सेल्स फॉर द प्रीवियस मंथ, तो आपने क्या बोला, जो भी आपने डेट सेलेक्ट की हुई है उसको एक मंथ शिफ्ट कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि 21 मार्च, तो आपने बोला कि मेरे को एक मंथ शिफ्ट कर दो, मतलब फरवरी की मुझे दे दो। इसी तरह से आप शिफ्ट मंथ भी कर सकते हो, शिफ्ट ऑफ क्वार्टर भी कर सकते हो, शिफ्ट ऑफ डे भी कर सकते हो। तो सिंपल आपने डेट टेबल के अंदर -1 कर दिया, एक आपको कराना तो -1 किया, 2 कराने तो 2 कर दिया। इसी तरह से आप इसके साथ प्ले करते हो। ऑर्डर सेल्स आपने निकाल ली, कैलकुलेट करनी है कहाँ की, आपको पिछले महीने की, तो दैट इज आपने ऑर्डर टेबल्स में से -1 कर दिया और उसकी आपने टोटल सेल्स निकाल के कैलकुलेट कर ली, दैट बिकम्स योर सेल्स ऑफ प्रीवियस मंथ। अगेन आप वैसे ही विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, डेट्स YTD मतलब ईयर टू डेट सेल्स, सेम रिजल्ट आता है इसके साथ भी, बस ये क्या करता है सारी डेट्स लेता है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर, बस वही काम है और कुछ नहीं है। इसी तरह से आपका टोटल एमटीडी मतलब मंथ टू डेट, आपका मंथ से लेकर करंट डेट तक कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो बस वही है, जब आपको प्रीवियस डेट से लेकर करंट, मतलब चाहे वो ईयर में हो, क्वार्टर में हो, डे में हो, वो सब आपको कैलकुलेट करना है टिल दैट डेट ऑफ डेटा, तो आप इसको जनरली यूज करते हो। ये आपके ये वाले टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ट्राई करना, खुद से प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इनका मतलब समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो आई थिंक दैट इज क्लियर राइट। आपको अगर इसका मतलब पता है, सम का मतलब पता है, डेट टेबल का मतलब पता है कि किस तरह से हमने जनरेट करी, वो आपको समझ में आता है, तो चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं आपके रिलेशनशिप फंक्शंस। रिलेशनशिप फंक्शंस क्या बोलते हैं कि यार मेरे को ना, जैसे आपके बेसिकली जॉइंस होते हैं राइट, तो आपने क्या बोला कि मेरा अगर कस्टमर का ऑर्डर टेबल के साथ रिलेशन है, कस्टमर्स डेफिनेटली ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, करेक्ट। तो कस्टमर्स अगर ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली हम उसके अंदर प्राइमरी की, फॉरेन की का रिलेशनशिप बनवाएंगे। मैंने क्या बोला, ये आपकी ये है, यहाँ पे चलते हैं मॉडल व्यू में समझते हैं। ये मेरा कस्टमर टेबल है, ये मेरा ऑर्डर्स टेबल है। कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स, तो यू कैन सी द रिलेशनशिप, ये मेरे पास रिलेशनशिप है, तो यही रिलेशनशिप मैं समझ पा रही हूँ। तो इसी रिलेशनशिप को लेके मैंने क्या बोला, फेच करो डेटा, ऐसे कौन सा डेटा है जो आपस में कॉमन है, रिलेटेड डेटा। तो मैंने बोला गेट द मैचिंग कस्टमर नेम फॉर दिस रो फ्रॉम द कस्टमर टेबल। तो मैंने सिंपल सा बोला कस्टमर नेम निकालो रिलेटेड टू द कस्टमर नेम। तो मैंने क्या बोला, ऑर्डर टेबल्स में गई मैं और मैंने यहां पर न्यू कॉलम सेलेक्ट किया, क्योंकि इट्स नॉट एग्रीगेटेड वन, और मैंने यहां पे एंटर मारा। ठीक है, तो ये मेरा कस्टमर नेम आ गया यहाँ पे, और मैंने क्या बोला, सिंपल सा मैंने टेबल विजुअल किया, कहां किया, ठीक है, और टेबल विजुअल के अंदर मैंने सेलेक्ट किया ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर नेम। ऑर्डर आईडी, वेयर इज ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर नेम। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज हाउ यू कैन सी कि काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी कस्टमर नेम, इस कस्टमर नेम अमन ने 8 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, अनीता ने इतने किए हैं, अर्जुन ने इतने किए हैं, करण ने इतने किए हैं, नेहा ने इतने किए हैं। दिस इज हाउ यू कैन सी
एंड कितनी सेल्स आपकी उस बंदे से हुई है। फिल्टर भी होता रहता है आपका डेटा साइड बाय साइड, ठीक है। रिलेटेड पुल्स डेटा फ्रॉम द कस्टमर टेबल, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सी कि आपने ऑर्डर्स टेबल का, क्योंकि उसके अंदर कनेक्शन है, तो आपने ऑर्डर्स टेबल के अंदर आपने कस्टमर का डेटा पुल कर लिया है। दिस इज हाउ यू कैन सी रिलेटेड पुल्स डेटा फ्रॉम द कस्टमर टेबल, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली सी किस तरह से आपने रिलेशनशिप यहां पर भी यूजिंग द डेक्स क्वेरी आपने किस तरह से कनेक्शन बिल्ड कर। रिलेटेड टेबल क्या करता है आपका, रिलेटेड का अपोजिट होता है रिलेटेड टेबल। रिलेटेड टेबल क्या करता है आपका बेसिकली, जैसे कि आपको ऑर्डर्स चेक करने हैं कि इस कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, हाउ मेनी कस्टमर्स डू फॉर दिस कस्टमर, हाउ मेनी ऑर्डर्स डू दे हैव। तो मैंने सिंपल सा इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने कस्टमर टेबल में बनाया और न्यू मेजर किया मैंने और एंटर मार दिया। ऑलरेडी नाम पड़ा हुआ है, टोटल ऑर्डर्स 1 कर लेते हैं, क्या एंटर मार दिया, आ गया। अब मैंने क्या किया, इसके लिए सिंपल सा वही विजुअल ऐड किया, टेबल ऐड करी और यहाँ पर मैंने क्या क्या सेलेक्ट करा, लिखा हुआ है सब मैंने, कस्टमर आईडी, नेम, ठीक है। और मैंने यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स, मतलब पहले आप क्या कर रहे थे, ऑर्डर्स टेबल के अंदर कस्टमर के डेटा को कस्टमर नेम के हिसाब से चेक कर रहे थे। अब आपने कस्टमर टेबल के अंदर ऑर्डर्स का डेटा पुल कर लिया, बिकॉज आपस में दोनों रिलेटेड है, रिलेशनशिप है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इस कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए। राहुल ने 6 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, अनीता ने 8 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, अमन ने 8 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। दिस इज हाउ यू कैन सी कि किस तरह से ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बट आपने उसमें क्या किया, ऑर्डर्स टेबल का डेटा कस्टमर में लेके आए, कस्टमर्स टेबल के अंदर आपने ऑर्डर्स का डेटा लिखा है, बट ऑल दो यू आर डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। ओके, यूज रिलेशनशिप क्या होता है कि आपने क्या किया है कि आपने बेसिकली अभी जो रिलेशनशिप बनाया, अभी जो आपने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया उसके अंदर आपने क्या बोला कि डेट कॉलम का आपका रिलेशनशिप किससे है, ऑर्डर डेट से, राइट। दिस इज समथिंग वी हैव रिलेशनशिप, यस, डेट कॉलम का ऑर्डर डेट से है। बट मैं चाहती हूं फॉर टाइम बीइंग, अभी ये मेरा एक्टिव रिलेशनशिप है, बट मेरे को अगर किसी और के हिसाब से करना है, मेरे को डेट ऑर्डर डेट के हिसाब से नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ ऑर्डर डेट मेरे को यूज करना है, मैंने क्या बोला, इस डेट रिलेशनशिप का ऑर्डर डेट के साथ अभी करंट रिलेशनशिप है। अगर मैंने बोला इस ऑर्डर डेट का आपका किसके साथ रिलेशनशिप है, ऑर्डर डेट के साथ रिलेशनशिप है, एज एन एक्टिव रिलेशनशिप जो बना हुआ है। मैंने बोला कि यार इसका रिलेशनशिप ना फिलहाल के लिए टेम्परेरी कर दो, मेरे को टाइम बिंग अगर ऐसे कुछ यूज करना है, उसकी डिटेल्स वगैरह निकालनी है, तो मैंने बोला कि टाइम बिंग आप ना क्या कर दो, उसको लिंकअप कर दो किसके साथ, यहाँ पर इस वाले के साथ, शिप डेट के साथ, और डेट का आप शिप डेट के साथ टेम्परेरी रिलेशनशिप बना दो, तो वहां पर आप यूज करते हो अपना यूज रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं, आप यूज रिलेशनशिप यूज करो, तो वो क्या करेगा, आपका पुराना वाला रिलेशनशिप को टेम्परेरी डिसेबल कर देगा, और आपका ये जो नया आप रिलेशनशिप बना रहे हो उसको टेम्परेरी आपका उसको एक्टिवेट कर देगा, परमानेंटली नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने यूज रिलेशनशिप यूज करा और मैंने क्या बोला, ऑर्डर का शिप डेट और डेट टेबल का डेट को मैंने आपस में रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया। अब आपका इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहेगा, और जो भी डेटा आपका आएगा इन दोनों के बिहाफ पे आएगा टेम्परेरी, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सी शिप डेट इंस्टेड ऑफ ऑर्डर डेट। सिंपल इसको विजुअलाइज करो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। क्रॉस फिल्टर क्या करता है आपको, अगर इसकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रॉस फिल्टर्स आपका क्या करता है कि आपके फिल्टर्स को दोनों साइड से अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर्स को ऑर्डर्स के साथ आपने क्रॉस फिल्टर लगाया है, दैट मीन्स आपने क्या बोला है, दोनों तरफ से ऑर्डर्स वाले भी कस्टमर्स को फिल्टर आउट करते हैं, कस्टमर वाले भी ऑर्डर्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, दैट यू आर अलाउइंग यूजिंग द हेल्प ऑफ क्रॉस फिल्टर। आपने बोथ डायरेक्शंस अलाउ की है, जनरली आपकी एक डायरेक्शन अलाउ होती है, अगर आपको दोनों डायरेक्शन अलाउ करनी है तो आपको यूज करना होगा क्रॉस फिल्टर, ठीक है। आपने क्या किया, मेरे को टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, आपने दोनों के ही बीच में क्रॉस फिल्टर लगाया, ऑर्डर का कस्टमर आईडी क्रॉस चेक किया और उसके बाद सारा कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल लिया।
इस तरह से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देर आर मल्टीपल वेज जिससे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका टेबल फंक्शन इन डेक्स। बहुत सारे अभी हमारे पास पूरे 3 बच रहे हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं, डोंट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, समराइज क्या करते हैं, जैसे कि आपके एसक्यूएल के अंदर व्यूज होते हैं, आप टेम्परेरी टेबल्स बनाते हो, इसी तरह से आपके पावर बीआई के अंदर टेम्परेरी टेबल्स बनाने के लिए आपके पास इस टाइप के आपके टेबल फंक्शंस होते हैं। वर्चुअल टेबल्स, नॉट टेम्परेरी, वर्चुअल टेबल्स बनाने के लिए आपके पास इस तरह के आपके फंक्शंस होते हैं जिससे आप टेबल्स वगैरह बनाते हो, नई टेबल्स बनाते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, जैसे कि मेरे को क्या बनाना है, एक नई समराइज टेबल बनानी है जिसमें मेरे को दिखाना है टोटल सेल्स हर प्रोडक्ट की। ठीक है, कितने प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की, लैपटॉप की कितनी सेल्स हुई है, आईपैड की कितनी सेल्स हुई है। तो एक टाइप से मैं क्या कर रही हूँ, ग्रुपिंग कर रही हूँ। जब मेरे को ग्रुप बाय लगाना हो, ग्रुप बाय लगा के मेरे को कुछ समराइज करना हो डेटा, तो मैं वहां पर यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट सेल की समरी दो मुझे, तो मैंने समराइज यूज करा। ऑर्डर टेबल्स में जाओ, ऑर्डर के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो और उसकी टोटल सेल्स करके एक नया कॉलम जनरेट करो उसके अंदर, और उसका पूरा सेल्स निकाल लो। ठीक है, उसकी पूरी सेल्स निकाल लो, ऑर्डर की सेल्स निकाल लो, टोटल सेल्स करके उसको एक कॉलम का नाम दो। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बोला, उसको जनरेट कर दो। अभी मैं इसमें से ये इसको हटा देती हूँ फिलहाल, 1 सेकेंड, इसको हटा देती हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं क्या। ठीक है, और इसको हम चला लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर गए हम मॉडलिंग के अंदर, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आया न्यू टेबल का, राइट, न्यू टेबल का ऑप्शन आया और मैंने इसको चलाया और यहाँ पर आप देख सकते हो उसको मैंने लिखा। तो मैंने क्या बोला है कि अपने ऑर्डर्स टेबल में जाओ, ऑर्डर्स प्रोडक्ट कॉलम को सेलेक्ट करो और उसके बाद इसमें एक नया कॉलम बनाओ जिसमें आप अपनी टोटल सेल्स को जनरेट करो और उसको समराइज कर दो। तो मैंने इसको बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी नई टेबल बन चुकी है। इसको आपको टेस्ट करना है तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। एक नई टेबल जनरेट हो गई है आपकी यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, उस प्रोडक्ट की आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगी। इसको हमें टेस्ट करना है तो यहाँ पर हम चलेंगे, एक टेबल विजुअल लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर आपके पास नई टेबल आ चुकी है और यहाँ पर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे और उसकी टोटल सेल्स आ जाएगी। 1 सेकेंड, आ गई। तो दिस इज हाउ यू कैन सी कि टेबल की आपकी इतनी सेल्स है, लैपटॉप की आपकी इतनी सेल्स है, मॉनिटर की आपकी इतनी सेल्स है, माउस की आपकी इतनी सेल्स है, टोटल सेल्स इतनी है। ठीक है, तो ये आपके जो टेबल फंक्शंस होते हैं, मेक श्योर करेंगे आपके एक वर्चुअल टेबल्स बनाते हैं, ये हमेशा नई टेबल बनाएंगे। जब आप एक सिंपल, जैसे आपको एसक्यूएल का व्यूज का कॉन्सेप्ट पता है तो वही है ये सेम। ठीक है, एड कॉलम्स क्या करता है कि आपको जैसे कि नई टेबल बनानी है कोई ऑर्डर्स के बिहाफ पर, जस्ट एन एग्जाम्पल, और आपको नया कॉलम जैसे कि प्रॉफिट उसमें ऐड करना है, तो आपने क्या बोला कि ये मेरी ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल के अंदर एक कॉलम बनाओ प्रॉफिट करके, जो मेरा कैलकुलेट करेगा ऑर्डर की सेल्स का, जितनी आपकी सेल्स हुई वो उसकी कॉस्ट कितनी थी, और तो ये आपका प्रॉफिट बता देगा, राइट। दिस इज समथिंग यू आर क्रिएटिंग न्यू कॉलम विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर सेल्स माइनस ऑर्डर कॉस्ट, और आपने ऑर्डर्स टेबल के अंदर ये आप नया कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर आपने न्यू टेबल सेलेक्ट करी और यहाँ पर आपने इसको डाला ऑर्डर विद प्रॉफिट, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, को 1 कर देते हैं फिलहाल, बन गया। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हुई है क्या, इसको लेट्स रिमूव दिस वन। न्यू टेबल किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। शिट, कैन नॉट एड प्रॉफिट सिंस इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। लेट मी जस्ट रिमूव दिस फर्स्ट क्योंकि एरर्स आ जाएंगी। डिलीट फ्रॉम मॉडल। अब मैंने क्या किया, न्यू टेबल किया, ऐसे किया, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट 1 लिख दिया और यहाँ पर एंटर कर दिया, बन गया। तो दिस इज, यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर ये सारे कॉलम्स आ गए इंक्लूडिंग आपका एक नया कॉलम दैट इज प्रॉफिट 1। ठीक है,
तो यू विल सी अ न्यू टेबल क्रिएटेड। इसको आप जाओ टेबल विजुअल करो, यू विल सी द रिजल्ट्स। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, मेरे को यार बेसिकली टेबल क्रिएशन यूजिंग कॉम्बिनेशंस, मेरे को प्रोडक्ट देखने हैं रीजन वाइज, ठीक है। तो मेरे को प्रोडक्ट देखने हैं रीजन वाइज। फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप की सेल्स होती है फॉर एग्जांपल ईस्ट रीजन में भी, नॉर्थ रीजन में भी, साउथ रीजन में भी, ठीक है। तो मेरे को हर प्रोडक्ट की, लैपटॉप की, जैसे कि लैपटॉप एक मेरा प्रोडक्ट है, उसको ईस्ट रीजन में भी देखना है, उसको मेरे को, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है। मैंने क्या बोला, मेरे पास जैसे सेल होती है, मेरे पास ये एक लैपटॉप का प्रोडक्ट है, एक मेरे पास आईपैड है, मेरे पास ये ईस्ट रीजन है, मेरे पास ये साउथ रीजन है, ठीक है, ये मेरे पास नॉर्थ रीजन है, जस्ट एन एग्जांपल। तो मैंने क्या बोला, लैपटॉप की सेल ईस्ट रीजन में, साउथ रीजन में, नॉर्थ रीजन में, इसी तरह से आईपैड की सेल ईस्ट रीजन में, साउथ रीजन में, नॉर्थ रीजन में। तो इस तरह से मैं क्या करूंगी, कार्टिशियन प्रोडक्ट करूंगी, हर रीजन की मेरे को सेल निकालनी है, तो मैं यूज करूंगी अपना क्रॉस ज्वाइन या फिर कार्टिशियन प्रोडक्ट इसे कहते हैं। तो सिंपल सा मैंने क्रॉस ज्वाइन लगाया और यूनिक प्रोडक्ट्स निकाल लिए, वैल्यूज मतलब यूनिक प्रोडक्ट्स निकाल लिए ऑर्डर्स टेबल में से, और सेम मैंने यूनिक रीजन्स निकाल लिए और आपस में इनका कार्टिशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। हर प्रोडक्ट का आपका कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। खुद से करोगे, ये क्वेरीज का मतलब समझ आना चाहिए, बिजनेस प्रॉब्लम्स का मतलब समझ आना चाहिए, यू आर गुड टू गो, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास टेक्स्ट फंक्शन इन डेक्स। टेक्स्ट फंक्शन जैसे बहुत सिंपल है, आपके लेफ्ट मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, आपके पास कोई कैरेक्टर है, उसमें से आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ। यहां चलते हैं, और मैंने क्या बोला, किस कॉलम में से, ऑर्डर्स टेबल्स में से। मैं ऑर्डर्स टेबल में गई और मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा एक नया कॉलम बना लिया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट का प्रीफिक्स मतलब ऑर्डर्स के प्रोडक्ट का मेरे को 3 इनिशियल प्रीफिक्स, मतलब 3 इनिशियल मेरे को लेफ्ट मतलब प्रीफिक्स मतलब लेफ्ट वाला पार्ट होता है, राइट। तो मैंने लेफ्ट इम्प्लिसिटली उसको मेंशन किया है कि 3 कैरेक्टर मुझे दे दो, तो यू विल सी। और यहां पर मैंने सिंपल सा विजुअलाइजेशन किया, यहां पर मैंने ये सिलेक्ट किया एंड यू विल सी, मैंने यहां पर सिंपल सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और यहां पर मैंने प्रोडक्ट का प्रीफिक्स सेलेक्ट किया। तो यू कैन सी, राइट। इसको नीचे ले जाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो ये इधर उधर नहीं जा रहा, ठीक है। तो कीबोर्ड का आपके 3 कैरेक्टर आ गए, लैपटॉप के आपके 3 कैरेक्टर आ गए। इस तरह से आपने प्रीफिक्सेस 3 सेलेक्ट कर लिए। इट कैन बी एनीथिंग, जितने भी आप नंबर्स यहाँ पर डालोगे। इसी तरह से राइट वाले में आपने क्या करा, इंस्टेड ऑफ ये आपके शुरू के 3 वर्ड आपने क्या बोला, लास्ट के 3 वर्ड राइट साइड से, ठीक है। मिड में आपने क्या बोला कि आपने एक पोजीशन दी कि यहां से स्टार्ट करो और यहां पर एंड करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला यहां पर कि अपना सपोज वाई से स्टार्ट करो और अपना आर पर फिनिश कर दो, तो दिस वाई बिकम्स योर फर्स्ट पोजीशन एंड इसके बीच के मेरे को कैरेक्टर्स दे दो, दिस बिकम्स योर आपका मिड, ठीक है। ये आपका इस तरह से मिड बन जाता है। तो यहां पर सिंपल सा मिड लगाओ और अपना चेक कर सकते हो। लेंथ मतलब कि आपके इस पूरे प्रोडक्ट की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ है, ठीक है। तो दैट विल प्रिंट द 8, काउंट करके दे देगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं। सिंपलरली आपने अपर बोला, अपर के लिए आपने क्या बोला कि अगर आपका स्मॉल में है या फिर जो भी आपका केसेस है, कैमल केस या फिर पास्कल केस, आपने इसको सबको पूरे को कैपिटल बना दिया है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, सिंपल सा अपर यूज करा, ऑर्डर्स के प्रोडक्ट का आपने सबको अपर कर दिया। सिंपल सा टेबल विजुअल में जाओ, चेक करो। लोअर के लिए आपने क्या बोला, उसको लोअर करना है आपको, जो भी अगर इसका केसेस आ रहे हैं, कुछ अपर आ रहे हैं, कुछ लोअर आ रहे हैं, आपने बोला सबको लोअर कर दो, सबको छोटा कर दो, ठीक है। कॉन्कैटिनेट आपने क्या बोला कि मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, जैसे कि मेरा ये कस्टमर टेबल होगा या कोई भी मेरे पास डेटा आप बना लेना फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो आपने क्या बोला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे कि कस्टमर नेम और कस्टमर की सिटी है या फिर कुछ भी होता है, राइट। कस्टमर की नेम और कस्टमर की सिटी से मेरे को उसको कंबाइन करना है, तो आप इस तरह से इसको कंबाइन कर सकते हो। कस्टमर टेबल से आपने कस्टमर नेम उठाया और आपने कस्टमर से आपने सिटी उठाया और उसको सिंपल से आपने इस तरह से कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो ये कंबाइन हो जाएगा। ये होते हैं आपके बेसिकली टेक्स्ट फंक्शंस, बहुत सिंपल है ये, राइट। जस्ट डू एंड ट्राई, ओके। नेक्स्ट होता है आपका, लास्ट होता है इंफॉर्मेशन फंक्शंस। ये भी बहुत सिंपल है, बेसिकली आपका चेक करता है कि आपके डेटा के अंदर कोई ब्लैंक तो नहीं है, ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक मतलब नल, नल एम्प्टी, ठीक है। तो सिंपल सा आपने क्या बोला कि अगर कोई सेल्स नहीं हुई है तो नो सेल्स प्रिंट कर दो, वरना आप सेल्स अवेलेबल। वो आपने चेक किया कि अगर आपका डेटा एम्प्टी है तो आपका कोई सेल्स नहीं है, ठीक है। और अगर आपका सेल्स 0 या ग्रेटर देन 0 है तो आपका सेल्स वो अवेलेबल। अब आप बोलोगे सेल्स 0 भी तो एम्प्टी हुआ, नहीं, 0 एक नंबर है, एम्प्टी मतलब इट इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर वो एम्प्टी है, इस ब्लैंक मतलब एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, 0 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट बिकम्स योर, आप प्रिंट कर दो उसके लिए नो सेल्स, वरना आपका सेल्स अवेलेबल 0 है, चाहे कुछ भी नहीं हुई है सेल, आपने दुकान खोली है और उसमें कुछ भी सेल नहीं हुई, कोई कस्टमर ही नहीं आया, तो दैट बिकम्स योर 0 सेल्स, ठीक है। अगर आपने दुकान ही नहीं खोली तो सेल्स होगी क्या, कुछ भी नहीं होगी, करेक्ट। तो दैट बिकम्स योर इज ब्लैंक। किस तरह से आप चेक करते हो, आपने ऑर्डर की सेल्स के अंदर आपने लगाया कि इज ब्लैंक, इस ब्लैंक आपने लगा दिया, अगर ब्लैंक आता है तो आपने नो सेल्स प्रिंट कर दी, वरना आपने सेल्स अवेलेबल प्रिंट कर दी। इसी तरह से इज नंबर आपको चेक करना है कि इसके अंदर नंबर अवेलेबल है कि नहीं है सेल्स के अंदर। अगर नंबर नहीं है तो सिंपल सा फॉल्स प्रिंट करता है, अगर है तो वो ट्रू प्रिंट करता है, ट्रू है तो आप अपना बेसिकली प्रिंट कर दो, वरना आप उसको कुछ भी प्रिंट मत करो। तो न्यूमेरिक प्रिंट कर दो ट्रू या फॉल्स, वरना आप वैसे प्रिंट कर दो फॉल्स, ठीक है। इस टेक्स्ट क्या वो आपका स्ट्रिंग टाइप का है डेटा, तो सिंपल से आपने प्रोडक्ट का टेक्स्ट चेक किया, इस टेक्स्ट लगा के प्रोडक्ट टाइप मतलब अगर वो टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप का कैटेगरिकल है तो अपना ट्रू प्रिंट कर दो, वरना फॉल्स प्रिंट कर दो। हैज वन वैल्यू क्या करता है, एग्जैक्टली वन सिलेक्टेड, मतलब कि आपने क्या बोला कि अगर कम से कम एक वैल्यू तो होनी चाहिए, सॉरी एग्जैक्टली वन सेलेक्टेड होनी चाहिए। हैज वन वैल्यू मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए तो आपका वो ट्रू है, वरना वो फॉल्स है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्टेड है तो वो आपका फॉल्स कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो दैट मीन्स आपने क्या बोला कि ऑर्डर के प्रोडक्ट्स में अगर उसकी एग्जैक्टली एक वैल्यू है, लैपटॉप अगर एक ही पड़ा हुआ है तो वो सिंगल प्रोडक्ट कंसीडर करो। अगर लैपटॉप के डुप्लीकेट्स पड़े हुए हैं, लैपटॉप 2 बार ही पड़ा हुआ है, तो दैट बिकम्स योर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हैज वैल्यू आपका एग्जैक्टली वन वैल्यू है तो वो चेक करके आपको बताता है, ठीक है। इस फिल्टर आपका चेक करता है, बेसिकली आपने क्या बोला कि अगर आपने कोई फिल्टर लगाया है किसी कॉलम के ऊपर कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई फिल्टर है कि नहीं है, इज बीइंग फिल्टर्ड, तो आपने क्या बोला, तो शो कर दो फिल्टर्ड है, वरना वो नो फिल्टर्ड आपका सिंपल सा प्रिंट कर देगा। वो बताएगा आपको कि इस कॉलम के ऊपर कोई फिल्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ठीक है। दैट विल हेल्प यू कि आपका जो डेटा आ रहा है वो एग्रीगेटेड आ रहा है या फिर कोई फिल्टर डेटा आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग हाउ यू कैन चेक द बेसिक डिटेल्स ऑफ योर डेटा। ये आपके बेसिकली डेक्स क्वेरीज होती है, एंड दिस इज द ओवरऑल। सबका प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है, दैट यू नो राइट, बहुत सारे फंक्शंस है, क्या क्या करेंगे हम, राइट। तो एट द एंड आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए किस तरह से वर्क, एट द एंड हम वही करें, राइट। टेबल पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, न्यू मेजर करते हैं, विजुलाइज करते हैं, सेम चीज। तो एट द एंड पावर बीआई इज नथिंग बट कि आपको बिजनेस प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। बिजनेस प्रॉब्लम समझ में आने के बाद आपको उस क्वेरीज को लिखना आना चाहिए, उस क्वेरीज का आपको फंडा पता होना चाहिए कि वो क्वेरीज क्या है, ठीक है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि इन क्वेरीज को, वीडियो को पॉज करो और सबको प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे डेक्स क्वेरीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट दिस इज द एंड ऑफ द पावर बीआई, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमारा बस अब एक बचा है, अगर आपने यहां तक फिनिश कर लिया तो ऑल मतलब यही हमारा पावर बीआई का एंड है, ठीक है। इसमें हमने सब चीज कवर की है कि किस तरह से आपके पास डेटा आता है, डेटा आने के बाद आप किस तरह से डेटा को क्लीन करते हो, लोड करते हो, और उसके बाद आप क्वेरी से आप ट्रांसफॉर्म करते हो, और उसके बाद डेटा जब आपका क्लीन हो जाता है आप उस पर विजुअलाइजेशन एनालिसिस करते हो यूजिंग योर विजुअल्स, जो आपके पास बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद किस तरह से आप उसकी रिपोर्टिंग जनरेट करते हो, रिपोर्टिंग जनरेट करने के बाद उसे पब्लिश करते हो, पब्लिश के बाद आप उसको किस तरह से डैशबोर्ड्स में लेके जाते हो, ये सारी जर्नी हमने देखी है। और उसके बाद अगर आपको डेटा रिफ्रेश करवाना है तो आप किस तरह से डेटा रिफ्रेश करवाते हो, एंड एट द एंड आप डेक्स क्वेरीज कैसे लिखते हो, क्योंकि जो आपका पावर बीआई होता है वो आपके बेसिक एग्रीगेशंस को हैंडल करता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा एडवांस लेवल की या इंटरमीडिएट लेवल की करनी होती है तो आपको खुद से करनी होती है यूजिंग द हेल्प ऑफ डेक्स क्वेरीज, ठीक है। तो ये है आपका एंड ऑफ पावर बीआई। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है
वो सारा मैंने कवर किया है। जो जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जो जो आपके कॉर्पोरेट में यूज किया जाता है, सब चीज इसके अंदर कवर है। अब आपकी ड्यूटी है कि पूरा इसको फिनिश करो। ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। डोंट वेस्ट योर टाइम। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। प्रिपरेशन करो एंड मेरे को कमेंट करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और अपनी फीडबैक्स मुझे जरूर देना, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया बट इट इज डिमांडिंग, ठीक है। और अपनी लर्निंग्स को लिंक्डइन पे शेयर करो, मुझे टैग करो वहां पर, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं मुझसे जरूर पूछो, ठीक है। अब एक लास्ट लेक्चर करेंगे हम, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम पावर बीआई के ऊपर। स्टाइलिंग मेरे से नहीं हो पाएगी, राइट। उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुलनेस वगैरह, कलर वलर ऐड करना, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। अगेन अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्रोजेक्ट इज नथिंग बट जो आपके अभी तक के जो 7 लेक्चर्स हैं वही है, ठीक है। तो बस मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और प्रोजेक्ट एग्जैक्टली होता है क्या है। प्रोजेक्ट इज नथिंग बट जो आपका पूरा ये सिलेबस है ना, वही है। बस उसको बस आपको फिट इन करना सीखना है एक वन गो में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर ड्यूटी कि आप उसको सही से पढ़ के आओ और उसके बाद उसको एंड करो। ऑलमोस्ट अगर आपने यहां तक कर लिया है तो अपने आप को प्राउड फील करो कि यार आपने एक सीरीज और खत्म कर लिया, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो या कोई भी डाउट हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, बहुत बुरा लगा हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।